नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और आज अपने बीच में जहां अभी चातुर्मास भोपाल में चल के आए, वहां अवधपुरी में जो जितनी कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों के अध्यक्ष अपने बीच में हैं रमन जी तिवारी। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। श्री वैसे तो शंका, जब आपको देखते हैं तो शंकाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है तो दूर से आने वाली जो संभावनाएं रहती हैं, शंकाएं रहती हैं, वो अपने आप दूर भाग जाती हैं। एक बार जोरदार ताली महाराज जी के लिए बजाइए। महाराज श्री, भगवान के ऊपर विश्वास करना आज के इस कलयुग में हम देख रहे हैं जिस तरह का माहौल है, हमारे युवाओं को खास करके विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है। महाराज श्री, भगवान श्री के ऊपर विश्वास कैसे बढ़े, यही एक शंका है और इस पर आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाहेंगे महाराज जी। मैं समझता हूँ अगर अपनी आत्मा पर विश्वास हो जाए तो भगवान पर अपने आप विश्वास होगा। अगर अपने अस्तित्व पर भरोसा है तो तुम्हें भगवान के अस्तित्व पर भी भरोसा होगा, क्योंकि जो तुम हो वही भगवान। जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, समझना अपने आप पर भी विश्वास नहीं करते। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप पर विश्वास बहुत जरूरी है। दीजिए बाय। खटनी जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान संजय जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। समस्त जैन समाज कटनी का नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपके चरण कमल कटनी की धरा में पड़े, ऐसी हम लोग मंगल भावना चाहते हैं। और आपके चरणों का गंधोदक हम लोगों को मिले, और शीतकालीन वाचना हम लोगों को कैसे मिले, हम ऐसी मंगल भावना चाहते हैं। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। ओम भावना भाव है ना। चलो आगे आएगा। कोई सवाल भी है क्या? चलिए एक बार इन लोगों का जोरदार कीर्तन ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। इधर माइक होगी। दुई मुनिराजों के चरणों में कोटिवार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न मेरे जनरेशन के लोगों के जैसा है कि महाराज श्री, हम पूरे सबके सामने तो बड़ा चिल और कूल बनने की कोशिश करते हैं कि हमारे करियर को लेके हम बहुत चिल हैं, हाँ हो जाएगा, कर लेंगे महाराज श्री। लेकिन ये तो आप भी समझते हैं कि डीप डाउन जितनी इनसिक्योर हमारी जनरेशन है अपने फ्यूचर, इवन कभी कभी हम अपनी डेली लाइफ को लेके भी फिक्स रूटीन पे नहीं आ पाते हैं। लेकिन हमने अपना एक पाथ सेलेक्ट कर लिया है, जो भी फील्ड रखी हुई है, तो महाराज श्री उसमें तो हमें अब करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास कोई यू टर्न नहीं है। लेकिन जब हमारे छोटे भाई बहन या अपकमिंग जनरेशन हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दीदी हम आगे जाके क्या करें, तो हम उनको किस तरह की करियर एडवाइस दें कि वो आगे जाके जहाँ उनका नियम धर्म संयम और साथ में करियर भी बहुत अच्छे से फोकस हो। और महाराज श्री इसके साथ जैसे कभी हमारा प्लान ए वर्क नहीं करता है, कुछ असाता कर्म का उदय कह लो या कुछ भी, तो महाराज जी रोना तो आता ही और हम रोते भी हैं, लेकिन ज़्यादा ना रो के हम प्लान बी पे शिफ्ट कैसे कर सकें। नमोस्तु महाराज श्री। बहुत अच्छा सवाल और भाव प्रकट किया। देखिए, जहाँ तक कैरियर के चुनाव का सवाल है, आजकल प्राय लोग एक दूसरे से प्रेरित होकर के कैरियर चुनते हैं या एक दूसरे की देखा देखी में कैरियर चुनते हैं। मेरी राय में ये दोनों बातें ठीक नहीं। 4 बातों को ध्यान में रखकर कैरियर चुनना चाहिए। सबसे पहली बात, पारिवारिक पृष्ठभूमि। दूसरी बात, खुद की अभिरुचि। तीसरी बात, उपलब्ध संसाधन। और चौथी बात, भावी संभावना। समझ गए? तो हम किसको अपना कैरियर बनाएं? पहले मेरा बैकग्राउंड कैसा है, जिस फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि उसके अनुकूल है या नहीं, मेरी फैमिली इसको अफोर्ड कर पाएगी कि नहीं। दूसरों की देखा देखी क्यों करें? अगर मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि व्यावसायिक है और वो बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है, तो हमें क्या ज़रूरत है IIT करने की? क्या ज़रूरत है MBA करने की? हम सामान्य रूप से ग्रेजुएशन करके भी तो अपना काम कर सकते हैं।
आजकल हर किसी को IITian बनना है और एक्स्ट्रा प्रेशर अपने माइंड में ले रहे हैं और कर क्या रहे हैं। IIT पास आउट व्यक्ति भी खाना बेच रहा है जोमेटो में, जो एक 12वीं पास आदमी भी अच्छे से कर सकता है, पर उनको कंपनियों को तो समाज की क्रीम को छांटना है। देश का पूरा संसाधन कहाँ खप रहा है। अगर मनुष्य कला गुणों में विकसित हो जाए, संपन्न हो जाए, तो जहाँ खड़ा होगा वहाँ उसका कैरियर होगा। तो कैरियर के चुनाव के पहले जो पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत व्यापक है, मैं अगर इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। ये देखो, उसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। सेकेंड है हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ इंटरेस्ट है तो काम आसान होता है, क्योंकि बने बनाए ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाना आसान है। नया ट्रैक बनाकर गाड़ी चलाने में बहुत मशक्क़त करनी होती है। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी हमें ध्यान रखना है और उसके साथ अपनी रुचि को देखना है। तीसरी बात, हमारे पास रिसोर्स क्या है। हमारा इंटरेस्ट है, फैमिली बैकग्राउंड भी, पर रिसोर्स के अभाव में क्या करेंगे, उसको देखें, रिसोर्स। और चौथी बात है कि फिर आगे स्कोप क्या है। अगर इन चारों बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेते हैं तो किसी को कभी कठिनाई नहीं होगी। और यदि इनको गौन करके एक दूसरे की देखा देखी करें, जो मैंने किया वही तुम करो, तुम ये करो। आज हमारे देश में शिक्षित बेरोजगार लोग ज़्यादा हैं। मुझे तो तब हंसी आई थी जब बिहार में प्यून की नौकरी के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग एप्लीकेंट थे, PhD होल्डर भी थे उसमें। पटवारी जैसी नौकरी के लिए अच्छे अच्छे इंजीनियर आ जाते हैं। तो इस पढ़ाई का अर्थ क्या है, सब व्यर्थ है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर के अगर अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ दोनों बातों का समाधान हो जाए। छोटी सी भावना और रखना चाहूँगी। महर्षि, हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमारी नगरी में आ रहे हैं और आपके परम उपकार हैं कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार कर रहे हैं। महर्षि, एक छोटा सा निवेदन है कि यूथ आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, तो हम चाहते हैं एक छोटा सा यूथ के लिए आप सेशन, टाइम लिमिट आप सेट कर लीजिएगा, लेकिन महर्षि अगर आप गौर झामर में पहुँचने तो दो, देख लेंगे गौर झामर में। हाँ, यूथ तो है बहुत, ये पूरा देखेंगे, देख लेंगे। विद्यासागर जैन युवा संघ देवरी। पूज्य मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, जो एक प्रश्न बहुत प्रफुल्लित करने वाला कल से मन में था, वो मैं पूछने जा रहा था, लेकिन उसके पहले महाराज जी एक जो प्रथम प्रश्न आया उसी से संबंधित एक प्रश्न और तुरंत ही उत्पन्न हुआ है। आचार्य श्री ने एक हाय को दिया है, मत दिलाओ विश्वास, विश्वास आता व्यवहार से। ये महाराज जी के कल से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है कि जो नई यूथ आ रही है, इनके व्यवहार में इतना अधिक, जो नई यूथ आ रही है इनके व्यवहार में इतना अधिक परिवर्तन क्यों आ रहा है। पहले ये एक सम्मान की दृष्टि से, जो हम लोग जब छोटे थे तो अपने बड़ों को अपना सम्मान से देखते थे, आदर देते थे, लेकिन ये अब जो नई जनरेशन आ रही है, सम्मान की भावना धीरे धीरे उनमें ये बहुत कम आ रही है। एक ये अभी उत्पन्न हुआ। और महाराज जी एक प्रश्न और जो कल हम सभी युवा साथियों के बीच में था कि आचार्य श्री और पूरे संघ का सानिध्य तो हमें बहुत मिला, लेकिन समय सागर जी आचार्य के पास जाने का समय बहुत कम मिला था। आप बहुत उनके साथ रहे। कुछ ऐसा दृष्टांत जो आज भी आपको आचार्य श्री के साथ, समय सागर जी के साथ जोड़ के रखता है, वो ऐसा कोई दृष्टांत हम सभी के बीच में? देखो भाई, मेरा कुछ ऐसा योग रहा है। पहले तो तुम्हारे पहले सवाल का उत्तर दे दूं। यूथ में आज सम्मान की भावना समाप्त हो गई। इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है सामाजिक बदलाव। पहले हम
सहजीवन के साथ जीते थे। प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता और सहजीवन जैसे उदात्त मूल्य हम सबके जीवन में होते थे। व्यक्ति नहीं, परिवार और कुटुंब साथ रहता था। आज से 50 साल पहले तो पूरा मोहल्ला, क्या एक गांव के लोग एक परिवार की तरह रहते थे। मुझे याद है, मैं जब बचपन में, मेरा जब बचपन था तो हर किसी का आंगन खुला रहता था। किसी के भी घर में, किसी के आंगन में, किसी के चौके में कोई भी बच्चा प्रवेश कर सकता था। ये आपस में था ना, आप लोगों के साथ भी होगा क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन आज बाजू के फ्लैट में कोई नहीं घुस सकता। महाराज फ्लैट की बात तो जाने दीजिए, बाजू के कमरे में नहीं। एक ने कहा एक मकान में 3 भाइयों का परिवार 3 फ्लोर में अलग अलग होता है, रह रहे हैं। और मुझे तब आश्चर्य हुआ जब जेठानी ने देवरानी से कहा आप ऊपर मत आया करो, जो हो फ़ोन से बोल दिया करो, यहाँ आने से हमारे घर की प्राइवेसी ख़त्म हो जाती। ये अभी की बात बता रहा हूँ। तो ये जो बदलाव है सामाजिक, उसका असर जनरेशन पर आएगा। हम लोगों ने बचपन में ये सब चीज़ें सीखा है, देखा है परिवार में। आज के बच्चों को देखने का मौका ही नहीं। पहले 4-5 संतान होते थे, फिर 2 पर आए, अब तो एक ही मुश्किल से हो रहे हैं। पूरी तरह न्यूक्लियर फैमिली हो गई। हमारे संबंध व्यक्तिनिष्ठ न होकर के वस्तुनिष्ठ होने लगे। तो ये पूरी साइकोलॉजी बदल गई। आजकल क्या कहते हैं समाजशास्त्र, ये जैन जी का युग है। कौन जैन जी? जनरेशन जी। जैन जी का मतलब क्या है? ये जनरेशन। अब तो जैन जी के बाद जैन अल्फा आ गई। अभी जितने 12-13 साल के बच्चे हैं सब जैन अल्फा है। ये 5-10 साल में और बड़े होंगे ना तो जैन जी के बाप बनेंगे। और जो पैदा हो रहे वो जैन बीटा है। तो समाजशास्त्री अध्ययन अगर आप करो तो ये चीजें बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही। हमने समाजशास्त्र को बहुत गहराई से समझा है। सामाजिक परिवर्तन समय समय पर होता रहा है, लेकिन इस दौर में जितना बदलाव आया, जितनी तेजी से बदलाव आया, बहुत बहुत तेजी से बदलाव आया। एक समय था जो कंप्यूटर विहीन जीवन था, फिर एक जनरेशन आई जिसके सामने कंप्यूटर आया, एक जनरेशन आई जिसके सामने इंटरनेट और 5G आया, और अब जो जनरेशन है उनके सामने AI है। अब आपके बच्चों को आपसे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास AI के बहुत सारे टूल्स हैं। आप कोई जवाब दोगे तो पहले वो उससे मिलान करेगा। तो ये जो मनोवृत्ति पर प्रभाव है, ये सब उसका परिणाम है। हमें क्या करना है? बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं, ऐसा कह कह करके बच्चों को कोसने में समय गंवाने की अपेक्षा बच्चों को जज्बाती बनाने का पुरुषार्थ करना है। उनसे अपना आत्मीय संवाद कायम करने का प्रयत्न करना है। उन्हें औचित्य का बोध कराने की बात करनी है। उन्हें अपने जीवन के मर्म से जोड़ने की बात सोचनी। और ये सब तब होगा जब हम उनके अंदर एक आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट करेंगे। ओम। अब मुझे ओम ना बनना बोलना पड़े, है ना? ट्रैफिक ज़्यादा रहने पर हॉर्न दबाना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ जगह बहुत कंजेस्टेड है, लेकिन व्यवस्था जो है उसी में आपको काम करना है। तो ये चीज़ें जब हम समझेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। एक बात और इस विषय में, चूंकि ये सवाल रोज आते हैं तो आज थोड़ा सा मैं डिटेल में बोल दे रहा हूँ आपके माध्यम से, कि 2 तरह के मूल्य होते हैं, एक सामयिक मूल्य और एक शाश्वत मूल्य। सामयिक मूल्य समय समय पर बदलते हैं,
शाश्वत मूल्य कभी नहीं बदलते। शाश्वत मूल्य है अंदर का प्रेम, आत्मीयता, लगाव, जुड़ाव। आध्यात्मिकता के साथ अगर हम जोड़े तो ये कायम रहेंगे और यही हमें सबसे मूल से जोड़ेंगे। समझ गए? आपने आचार्य महाराज के साथ संबंधों की बात की, संस्मरणों की बात की। 1984 से लेकर 89 तक मैं निरंतर संघ में रहा। उसके बाद 89 से हम लोगों का बाहर प्रवास रहा। समझ गए? इस अर्थ में देखा जाए तो सीधे गुरुकुलवास 5 वर्षों का ही रहा और इन 5 वर्षों में हमने आचार्य महाराज की ही सर्वाधिक निकटता पाई। समझ गए? आचार्य महाराज के साथ साथ समय सागर जी महाराज से भी निकटता रही। हम लोगों को आचार्य महाराज ने मुझे सबसे पहले तत्वार सूत्र अकेले को पढ़ाया था जिस दिन मेरा संघ में प्रवेश हुआ। तत्वार सूत्र का अध्यापन आचार्य महाराज ने ही कराया था। उसके उपरांत जब जबलपुर आ गए, ब्रह्मचारी और बढ़ गए, तत्वार सूत्र और जैन सिद्धांत प्रवेश का आचार्य समय सागर जी महाराज ने हम लोगों को पढ़ाया इस शुरुआत। और समय सागर जी महाराज बड़े गुणग्राही रहे। वे हमें बहुत प्रोत्साहित करते थे। जब मैं ऐलक था उस समय गोमट सार कर्मकांड हम समय सागर जी महाराज के साथ ही पढ़ते थे थोवन। बाकी ऐसा कोई निजी अनुभव या संस्मरण नहीं है जो मैं आप सबकी किसी प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर सकूं। चीज़ें बनती है, बदलती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर समय जब भी संघ में रहा हूँ गुरुदेव की छाया बन के रहा हूँ और जो भी मेरे संस्मरण हैं, मेरी स्मृतियाँ और अनुभूतियाँ हैं वो गुरुदेव से ही जुड़े। वो मेरे मन मस्तिष्क में पूरी तरह छाए हुए, मेरे रोम रोम में बसे हुए। तो मैं जब भी देखता हूँ तो केवल गुरुदेव को देखता हूँ और उनको ही देखता रहा, इसलिए कोई बात आती तो वहीं से आ जाती। ओम, बैठ जाए। ओम, नेक्स्ट। और अब अगला प्रश्न, एक ही प्रश्न करें। देखो 2-2 प्रश्न करेंगे तो फिर तो अपना गड़बड़ हो जाएगी। संसार के समस्त और करोड़ों जीवों को, करोड़ों प्राणियों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की प्रेरणा देने वाले पूज्य भगवान आपके चरणों में संपूर्ण करेली समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी, अलग जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। करेली जी भगवान। अच्छा, हाँ भगवान, कुछ जिनालयों में जब हम जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि भगवान की प्रतिमा के सामने जो फर्श है वो ग्लॉसी टाइल्स लगा दिए गए हैं या ग्लॉसी फर्श होता है। जब हम बैठ के भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, तो जब उस फर्श के ऊपर से कोई गुजरता है तो मन में भाव आते हैं कि हम कैसे भाव लेके पूजा करें, कैसे भक्ति करें, कैसे सामायिक करें। तो भगवान इसमें कोई दोष है, और दोष है तो किनको ये दोष लगेगा, कैसे इसका सुधार संभव भगवान? देखिए, आपने जो सवाल उठाया है बहुत गंभीर है। हमें भगवान की प्रतिछाया का भी सम्मान करना चाहिए। अगर परछाई और प्रतिबिंब पर भी पांव लगते हैं तो ये असाधना है। कायदे से मुनि महाराज की जब आप लोग प्रदक्षिणा रखते हो ना, तो भी परछाई से बचनी चाहिए। इतनी लंबा घेरा होना चाहिए कि परछाई से बाहर। एक बार गुरुदेव के साथ बिहार चल रहा था, गुरुदेव की छाया पड़ रही थी, तो गुरुदेव ने हम लोगों से अपने लिए नहीं कहा, पर उनने ये कहा, मैं ज्ञान सागर जी महाराज के साथ जब कभी चला तो उनकी परछाई से दूर होकर चलता था। ये बिना तो गुरु की परछाई से भी दूर रहो, परछाई पर भी पैर न पड़े। अब यहाँ तो पूरा प्रतिबिंब भरता है ग्लोसी फ्लोर होने के कारण। तो इसके लिए 2 उपाय, या तो ग्लोसी फ्लोर लगाना बंद कर दें, और ऐसे भी ग्लोसी फ्लोर आजकल बहुत ख़तरनाक हो गया है, पर चूंकि कुछ काम इनले वगैरह का ऐसा होता है जिसमें लगाना पड़ता है।
सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए अगर आप करते ही हैं तो उसमें दो रास्ते बन सकते हैं। जहाँ लग गया उनके लिए मैं बता रहा हूँ, लगाने वाले तो आगे से ध्यान रखें। एक लाइटिंग अरेंजमेंट, लाइट का सोर्स फ्लोर में इतना बढ़ा दें कि वो भगवान का प्रतिबिंब वहाँ ना आए। अरेंजमेंट अगर लाइटिंग को ठीक तरीके से कर ले तो लाइट को लाइट काट देगी, रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, कम आएगा। दूसरा है वहाँ फ्लोर पर कोई चटाई डाल दे या ऐसी कोई चीज़ लगा दे जिससे रिफ्लेक्शन ना हो। ये विनय तो हमें करना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और दर्शन की दीर्घा लंबी कर दे। गुरु छाया बहुमंडल देवरी। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। भावना योग प्रवर्तक गुरु श्री गुणांत प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। इक्षामी छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। हे गुरुवर, हमारे मन में भावना योग के ऊपर से एक प्रश्न है महाराज जी, लेकिन उसके पहले हम एक एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहते, अगर आप आज्ञा चाहें तो गुरु जी। बोलिए। मेरे मन में प्रश्न है गुरु जी भावना योग के ऊपर से, कि हम अपना एक एग्जाम्पल खुद से देना चाहते हैं गुरुवर, कि हमारी जो अर्ली प्रेगनेंसी रही है गुरुदेव कुछ दिन पहले, उस टाइम ओम शांति। हाँ, उस टाइम डॉक्टर ने बहुत कुछ क्रिटिकली कंडीशन हमारे प्रेगनेंसी के बताए गुरुदेव, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे मन में एक थी कि हमें भावना योग से बहुत पॉजिटिव वेव्स आ रहे हैं गुरुदेव, लेकिन डॉक्टर हर मंथ यह कहती थी कि आप इसे पॉसिबल नहीं कर सकते गुरुदेव। लेकिन हमारे मन में पता नहीं क्यों था ये कि मतलब भावना योग हमारे जीवन का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर बन गया था गुरुदेव। हर महीने डॉक्टर कहते थे, नहीं 6-7 मंथ तक गुरुदेव में डॉक्टर ने कहा कि आप इसे नहीं रख सकते गुरुदेव, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं होता था बच्चे तक। लेकिन फिर भी महाराज जी हमारे फैमिली मेंबर्स, हम हमारे हस्बैंड भी, वो भी यही कहते थे कि भावना योग पे इतना तुम्हारे अंदर जब है, इतना स्ट्रॉन्ग उसको रखे हो तो सब कुछ अच्छा ही होगा गुरुदेव। लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर, उनने यहाँ मना कर दिया गुरुदेव। सागर के डॉक्टर ने भी मना कर दिया, यदि बच्चा डिलीवरी होगी तो हम दोनों के ऊपर कोई चांस नहीं ले सकते गुरुदेव। लेकिन हमारे आखिरी तक पता नहीं मन में यही रहता था, सिर्फ भावना योग चलता था। ऑल टाइम, एनी टाइम, एवरी टाइम, फुल टाइम भावना योग चलता था गुरुदेव। नींद नहीं आती थी तब भी वो ही चलता था। बस हमारे मन में यही जिज्ञासा है गुरुदेव कि और भी जो जनरेशन है, चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो, चाहे न्यू जनरेशन हो, चाहे आने वाली जनरेशन हो गुरुदेव, बस हम यही मैसेज देना चाहते हैं गुरुदेव कि भावना योग एक मेडिसिन तक सीमित नहीं है, वो हमारे जीवन में हम एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह भी उसको बना सकते हैं गुरुदेव। आप ये सबको महाराज जी मैं मैसेज देना चाहती हूँ। उसके बाद डिलीवरी कैसी हुई है तो बताओ। डिलीवरी महाराज जी नॉर्मल हुई, इतना अच्छी बेटी हुई हमारी। नॉर्मल? नॉर्मल। बेटी कहाँ है? बेटी महाराज जी लेके नहीं आए हैं। कितने महीने की है? 1.5 साल की हो गई महाराज चलो जी। कल उस बेटी को और दर्शन करा देना। बिल्कुल महाराज जी। एक बार, है ना? गौर झामर से ही है ना? देवरी से। देवरी से, कोई बात नहीं। आजू बाजू में, बिल्कुल आजू बाजू में है ना? बिल्कुल महाराज जी, लेके आपके ये चरणों में जरूर प्रेरणा लेके है आएंगे। और लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। निश्चित भावना योग को आपने कहा जीवन का एक पिलर बनाओ, जीवन का एक अंग बनाओ और सभी को आगे बढ़ना चाहिए। अभी मुझसे कह रही थी यूथ के लिए एक सेशन लो, कल कोई समय एडजस्ट होगा तो आधा घंटे का यूथ के लिए सेशन लेंगे। कहीं पर भी ले सकते हैं, वो सेशन लिया जा सकता है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रही हैं और आपने तो भावना योग को जिया है। मैं चाहूँगा कि आप भावना योग को और फैलाने का भी काम करें। बिल्कुल महाराज जी, आज अपने बीच 3 शख्स हैं, मैं तीनों को एक साथ खड़े करता हूँ। भाई राजकुमार जी शास्त्री, आप सबके परिचित हैं, खड़े हो जाएं। डॉक्टर संजय जैन, हमारे समाज के एक अच्छे विद्वान हैं दोनों, और इनके साथ है प्रकृति जैन जो बेंगलोर में है। ये तीनों को आज हमने, डॉक्टर राजकुमार और संजय को तो हमने जिम्मा दिया है सागर जोन के भावना योग के प्रवर्तन के लिए। ये लोग पिछले
कई माहों से भावना योग को विस्तारित कर रहे हैं। मैं पूरे देश के लोगों को कह रहा हूँ, इनको पहचान लें। डॉक्टर प्रकृति जैन जो खुद एक वैज्ञानिक है, और इन्होंने भावना योग को काफ़ी विस्तार देने में अपना योगदान दिया है। ये पूरे के पूरे केंद्रीय स्तर पर भावना योग को फैलाने के लिए लगी हुई है। और मैं देश भर के लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत जल्दी मैं इसका स्वरूप भी गठित करना चाह रहा हूँ। हमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है जो भावना योग को साध कर हर व्यक्ति तक भावना योग को पहुँचाने के लिए जुटे। इसे केवल जैनों तक सीमित रखने की जगह जन जन तक पहुँचाएं, जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। बोलिए प्रकृति। नमोस्ते आप महाराज अपना जी। नाम भी बोल दें। प्रतीक्षा जैन देवरी। ठीक। हाँ, डॉक्टर प्रकृति जी बेंगलोर अपने बीच में। नमोस्तु महाराज जी, एक शामी महाराज जी। महाराज जी, दो एक प्रश्न है और एक एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना है भावना योग का। पहला प्रश्न ये है, मैं एआई टीम्स भी लीड करती हूँ, तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हूँ। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हैं हम लोग, और कई बच्चे आ भी रहे हैं इस फील्ड में। अभी तो सारे बच्चों को यही क्रेज़ है कि कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करना है, और वहाँ स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है। पर मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग कॉर्पोरेट कंपनीज को सिलेक्शन करते समय किन बातों का ध्यान रखें कि हिंसा कम से कम हो। एक पहला प्रश्न ये है। और दूसरा, मुझे प्राकृतिक चिकित्सा में भी बहुत लगाव है, तो मैं कंसल्टेंसी भी देती हूँ। तो रिसेंटली मैंने एक 16 साल की बच्ची, 11th क्लास में थी, वो डिप्रेशन से गुज़र रही थी। तो वो उसके पेरेंट्स मेरे पास आए। मैंने उनसे यही कहा कि चलो कोशिश करते हैं, हम लोग लाइफस्टाइल सुधारेंगे और थोड़ी सी अच्छी एफर्मेशंस या भावना योग करेंगे। तो मैंने उनका पूरा शेड्यूल बनाया जिसमें भावना योग भी इंक्लूड किया। 1 महीने बाद मैंने उस बच्ची से उसका फीडबैक लिया। तो मैंने बोला, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है 1 महीने बाद? तो उसने कहा, मुझे 70% बेटर फील हो रहा है जब हम 1 महीने पहले मिले। फिर मेरा दूसरा प्रश्न था कि उस पूरे डे शेड्यूल जो हमने प्लान किया था उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? तो उन्होंने बोला कि मुझे भावना योग सबसे अच्छा लगा। फिर मैंने उनको रिटन सर्वे लिया उनसे, और उनका फीडबैक मेरे पास है अभी भी, और उसमें मेंशन किया कि मुझे भावना योग बहुत बढ़िया लगा। तो ये वाकई में चमत्कारी है, ये तो मैं कहूँगी। अगर सबको ही श्रद्धा से करे तो वाकई में परिवर्तन आता है जीवन में। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाएं, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करें तो आंख मूंद करके न जाएं। सबसे पहले उस कंपनी का कारोबार देखें, वो क्या करती है। उसके कारोबार में यदि कोई हिंसक उत्पाद है तो हमें उससे बचना चाहिए। दूसरी बात ये भी देखना चाहिए कि इस कंपनी में स्ट्रेस कैसा है, उस कंपनी का वर्कर्स के प्रति क्या दृष्टिकोण रहता है। कहीं आदमियों को घोड़ा गधा की तरह जोतने वाली कंपनी तो नहीं है, अतिरिक्त मानसिक तनाव और दबाव तो नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहिए। और मैं पुनः कहता हूँ, हर किसी को एक अदद नौकरी की प्रमुखता नहीं देनी चाहिए। आज जितना लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर के अर्न कर रहे हैं, उससे कहीं अच्छी अर्निंग आप घर बैठे अपने पारंपरिक व्यवसाय से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसलिए ये दृष्टिकोण बदलिए, उधर वही जाइए जिसके पास खुद का कोई काम नहीं है, जिनका अच्छा खासा व्यवसाय है। आज गाँव में व्यवसाय की कमी नहीं है। अभी रास्ते में मेरे को एक युवक बोल रहा था, बोले महाराज जी, फालतू लोग नौकरी करते हैं, धंधा करे तो ये स्कोप वो स्कोप तमाम स्कोप है। तो उन चीज़ों को देखिए, और ये हर धंधे वाले जानते हैं, नौकरी में 100 मील से आगे नहीं जा सकते, अपने व्यवसाय में आपके पास अनंत आकाश है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके ही चुनाव करना। राजकुमार परम पूज्य मुनिवर श्री
प्रमाण सागर जी महाराज, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के संघ के वो जाज्वल्यमान प्रखर स्तंभ हैं, वो ऐसे प्रभाविक संत हैं जिनके बारे में सारा विश्व उनके अवदान के लिए कभी विस्मृत नहीं हो सकता। पूज्य श्री, आपके गुणों को जब मैं देखता हूँ, 1 मिनट आधा मिनट का समय ले रहा हूँ, पूज्य श्री आप जो भी उत्तर देते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड और सारी चीजें आगम से अक्षरशः प्रमाणित होती हैं। पूज्य श्री, हमने पढ़ा था कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम अधिक पढ़ने पढ़ाने से होता है। और पूज्य श्री, चनौआ में जब आपका बिहार हो रहा था उस समय मेरी पोस्टिंग थी, आपने एक शब्द कहा था, राजकुमार जी तुमने 10 साल विद्यालय में अध्ययन किया है, उसका दोहन कैसे करोगे? पूज्य श्री, मैंने 39 साल नौकरी की है और 6 साल तक 39 और 45 वर्ष से ऐसा कोई दिन बाकी नहीं गया जिस दिन मैंने सायंकालीन धर्म सभा को संचालित न किया हो। पूज्य श्री, मैंने इसको देखा, इससे तो क्षयोपशम बढ़ता है, लेकिन पूज्य श्री जब आपको देखता हूं, आपका क्षयोपशम आज बिहार में देख रहा था, कंटिन्यू प्रवचन सार की गाथाएं पूज्य श्री कहते जा रहे थे। मेरा प्रश्न है कि महाराज श्री ऐसा क्षयोपशम कैसे प्राप्त होता है? और एक प्रश्न और है महाराज श्री, भावना योग पूरे विश्व में एक लहर क्रांति आई है, सारे लोग भावना योग के, क्योंकि उसके 101% रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। पूज्य श्री, हम लोगों ने विद्यालय में पढ़ा और समाज के बीच में प्रवचन करने अन्य कार्यक्रमों को जाते हैं। पूज्य श्री, हम निवेदन करते हैं कि हम लोग भावना योग के लिए क्या करें, आपका मार्गदर्शन चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपका सवाल क्षयोपशम कैसे बढ़ता है? देखो, जो शास्त्रों में पढ़ा वो और जो अनुभव से पाया वो, किसे बोलूं? जो अनुभव से पाया। मैं दोनों बोल देता हूँ। शास्त्र कहते हैं मंद कषाय और संयम से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है। कषायों की जितनी मंदता हो, प्रवृत्ति में जितना संयम होगा, आपका क्षयोपशम बनेगा। शास्त्र कहता है विनय से ज्ञान बढ़ता है, और मेरा अनुभव कहता है गुरु कृपा से ज्ञान बढ़ता है। जय हो, जय हो, जय हो। समझ गए? मैं तो ये मानता हूं कि मुझ पर गुरु की असीम कृपा है। मैं जब संघ में प्रवेश किया था तो धर्म शास्त्रों का मुझे कुछ नहीं आता था। 24 तीर्थंकरों के नाम भी मुझे याद नहीं थे। आप सब सुनकर हंसोगे, प्रभु पति तपावन की विनती में मुनि बनने के बाद याद किया। इसके पहले मुझे संस्कृत के स्तोत्र आदि तो संघ में आने के बाद जो नियमित पाठ के थे वो सब याद थे। प्रभु पति तपावन की विनती नहीं आती थी मुझे। वो एक दिन डेस्क पे मोहनलाल जी शास्त्री के 4 भाग कोई रख गया जबलपुर में 1988 में। तो मैंने कहा इसका कंटेंट देखें क्या है, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को 4 भाग में। कंटेंट देखने के लिए पलटा तो उसमें प्रभु पति तपावन की विनती थी जो चौंके में सुन के आधी अधूरी याद थी। बोले ये काम की इसको याद करना चाहिए। तो मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन जिस दिन मैं संघ में प्रवेश किया, गुरुदेव से मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। गुरुदेव ने मुझे 2 वर्ष का व्रत दिया। मैंने तो व्रत मांगा ही नहीं था। मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। उनने 2 वर्ष का व्रत दिया, मुझसे कहा कायोत्सर कर लो। मैं नहीं जानता था कायोत्सर क्या होता है। कहा ठीक है। 9 बार, एक साथ में एक ब्रह्मचारी थे, बोले 9 बार नमोकार मंत्र जपो। मैंने जपा, मेरा जाप पूरा हुआ और गुरु जी के मुख से निकला
3 वर्ष में शास्त्री बना देंगे। क्या बात है, जय हो। ये गुरुदेव का पहला आशीर्वाद था। और हकीकत क्या है मैं बताऊं, उस समय मुझे शास्त्री का मायना पता नहीं था। मैंने सोचा होगा ब्रह्मचारी से कोई ऊंचा पद, पर गुरुदेव की ऐसी कृपा बरसी कि 84 में मैं संघ में आया और 85 की वाचनाओं में मेरी भागीदारी होने लगी। आपने तो देखा भी। प्रत्यक्ष था। जब ये संदर्भ न्यायाचार्य पंडित दरबारी राज जी कोठिया को मैंने सुनाया, उनके साथ राजवार्तिक का मैं अध्ययन करता था, तो एक विषय पर डिस्कस चलता था, प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी। तो मैं राजवार्तिक की वो सारी वार्तिक मुझे रटे हुए थे, और प्रमाण सप्तभंगी को जब मैंने उनके सामने व्याख्यायित किया तो उनने मेरी प्रशंसा की और उनने मुझसे पूछा कि महाराज, उनने मेरे 6 उपसम की सराहना करना शुरू की। तो मैंने कहा, यही प्रसंग सुनाया, तो उनने एक वाक्य कहा, अब तो आप न्यायाचार्यों के भी कान काटने लगे क्या हो। बात है, जय हो। तो ये कृपा गुरु की जिस पर बरस जाती है वो अपने आप में धन्य हो जाता है। मैंने अपनी कषायों को सदैव मंद रखा। मैंने सकारात्मकता को अपने जीवन का आदर्श बनाया, और मैंने मन में कभी कोई गांठ नहीं रखी। संयम का मार्ग स्वाभाविक रूप से जीवन में है ही, लेकिन इन सब में सर्वोपरि यदि कुछ है तो गुरु कृपा है। समझ गए? दूसरा प्रश्न किया था महाराज जी। दूसरा प्रश्न, हम लोगों को क्या करना आप लोगों को भावना योग के संदर्भ में क्या करना है बहुत जल्दी बताएंगे। आपने भावना योग को आत्मसात किया है जी। सबसे पहले फील टू हील भावना योग का विज्ञान और भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग, इन दोनों पुस्तकों को घोट लीजिए। अब भावना योग का नियमित अभ्यास कीजिए। बहुत जल्दी मैं एक सेशन बुलाने वाला हूं जिसमें भावना योग के प्रशिक्षकों को फिर से बुलाएंगे, और आप लोगों का काम है जहां भी रहें जगह जगह जाकर लोगों को भावना योग के लिए प्रेरणा दें। जी। विद्यालयों में भी भावना योग कराएं। जैनियों से बाहर निकाले भावना योग को, केवल जैनियों तक सीमित न रखें। हाँ, सबको बुलाएंगे। ये आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए, और मैं आपके माध्यम से देश के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो नियमित भावना योग के अभ्यासी हैं, वे इन पुस्तकों को अच्छे से पढ़ लें और पढ़ करके इसे और ढंग से समझें, ताकि भावना योग से जुड़े प्रश्नों का भी उत्तर आप दे सके। अब तो लगभग 8 किताबें हो गई है भावना योग की। आप पर उन सब में फील टू हील भावना योग का विज्ञान अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरा बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होगा। आप उन्हें पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नहीं घोटिए, और खुद भावना योग को जीने का अभ्यास कीजिए और लोगों तक भावना योग फैलाने का प्रयास कीजिए। आप में प्रतिभा है। मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर राजकुमार जी का आप लोग जोरदार अभिनंदन करें। ये गुरु कृपा के ये भी बड़े अधिकारी रहे हैं, थोड़ी चूक गए नहीं तो हमसे बड़े मुनि महाराज ये होते। आचार्य जी ने मोरा जी में 5 ब्रह्मचारियों को भेजा था पन्नालाल जी साहित्याचार्य से अध्ययन के लिए, उसमें एक ये भी थे, लेकिन इनकी लाइन दूसरी हो गई। आचार्य महाराज का दृष्टिकोण दूसरा था। खैर, संयोग होता है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये एक सुश्रावक के रूप में अपना जीवन जी रहे हैं। मैं इनको पिछले 40 वर्षों से जानता हूँ, और आप ऐसे ही लगे रहें, यही मेरी सद्भावना है। बहुत सुंदर। ये बहन जी बोल रही हैं मैंने जो केस बताया वो जैन नहीं थे। बिल्कुल, हमें जैनों को सिखाना है, पर भावना योग जैनों के लिए नहीं है, जन जन के लिए है। प्रत्येक जैन की ये जिम्मेदारी है कि इसे जगत व्यापी बनाए। डॉक्टर संजय जी वे भी अपनी बात करें, और उसके बाद में आज इस परिसर में यह शंका समाधान का कार्यक्रम आप लोग देख और सुन रहे हैं, उसके क्योंकि वो अनन्य गुरु भक्त रोम रोम से गुरु की कृपा उन पर भी बरसती है। ऐसे अजय भाई पारस, श्रीमंत अजय भाई पारस परिवार, वे अपने पूरे परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। बिल्कुल। नमोस्तु महाराज श्री
जैसा कि तत्वार सूत्र में कहा गया है कि बह्य वृत्ति भी एक अंतरंग तप है। इस हेतु सकल दिगंबर जैन समाज नेहा नगर ने एक औषधालय की स्थापना की है, जिसमें अभी पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज जी के सानिध्य में जो विधान हुआ था, हम लोगों को एक चलित इकाई भी शुरू कर दी है, जिसमें हम लोग विभिन्न संघों में जाकर चिकित्सा उपकरणों के द्वारा लोगों की चिकित्सीय मदद करूंगा। महाराज श्री, इसमें हम ये चाहते हैं कि जैसा कि हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन कहता है कि होलिस्टिक अप्रोच लाना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच मतलब हमें केवल शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य नहीं, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। इस हेतु महाराज श्री मैं आपसे मार्गदर्शन चाहूँगा कि यदि हम लोग इस नेहा नगर के औषधालय में एक यदि भावना योग का सेंटर स्थापित करें तो उसमें हम लोग धीरे धीरे कैसे बढ़ सकते हैं और क्या ये संभव हो पाएगा जहां हम लोग नियमित भावना योग करेंगे? निश्चित, बहुत अच्छा प्रस्ताव है। पहले तो आप अपना एक स्थान सुनिश्चित कर लीजिए और मैं आपके माध्यम से और भी जगहों में कहूँगा जो लोग भी भावना योग का सेंटर बनाना चाहते हैं। आप लोग तो चूँकि भावना योग के प्रशिक्षण से पूरी तरह जुड़े हुए हो, प्रशिक्षण प्राप्त हो, आप ये काम कर सकते हैं। कुछ जगह अजमेर, जयपुर, 2-3 जगहों में लोगों ने शुरू कर दिया है। देश के अन्य भागों में भी जो लोग ये कर सकते हैं वो करें। पहले स्थान का चयन करें, स्थान सुरक्षित मिल जाए तो फिर इसे योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न किया जा सकता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। श्रीमंत सेठ परिवार अजय जी जैन पारस कर लेना। श्रीमंत सेठ पारस परिवार की ओर से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा यह प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है, न पारिवारिक है, जन जन का प्रश्न है। महाराज जी, हमारा आचार्य श्री ने एक बार समय सागर जी से कहा था कि मैं जा रहा हूँ, पीछे पीछे चले आओ। एक बार आचार्य श्री ने समय सागर जी से कहा था कि मैं जा रहा हूँ, पीछे पीछे चले आओ। महाराज जी, वो शब्द जो है हमारे कानों में बार बार गूंजते हैं और मैं बड़ा उद्वेलित होता रहता हूँ कि इससे शब्द को हर व्यक्ति अपने आप में आत्मसात करे तो आचार्य श्री के पास कैसे पहुँचा जा सकता है? कृपया वो जन जन का प्रश्न की ओर से कर रहा हूँ, तो आप मुझे हमें इसका समाधान करें और हमें आदेश करें कि कैसे हम आचार्य श्री के पास हम सब लोग पहुँच सकते हैं। एक बार और पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। गुरु कृपा इन्हें बहुत अच्छे से मिली है और आज ये इस परिसर इन्हीं का है जहाँ इन्होंने अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में साधु संतों के प्रवास योग स्थान बनाए हैं और लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर ऐसा लोग करने लगे तो साधु संतों के बिहार में किसी को हाथ जोड़ने, किसी से किसी तरह की परेशानी नहीं आई है। आपने जो सवाल किया कि मैं चल रहा हूँ, तुम पीछे पीछे आ जाओ, ये गुरुदेव का एक संकेत था। संकेत, गुरु के जो संकेत होते हैं वो तात्कालिक भी होते हैं और दीर्घकालिक भी होते हैं। गुरुओं के शब्दों में, खासकर आचार्य गुरुदेव के शब्दों का निहितार्थ निकालना सबके बस की बात नहीं होती थी, उनके गूढ़ार्थ होते थे। तो वो जो भी है, जिस संदर्भ में वो बात कहे वो अलग बात है। लेकिन आपने पूछा आचार्य श्री तक हम कैसे पहुँचे। आचार्य श्री तक हम तभी पहुँच पाएंगे जब हम उनके आदर्शों को आत्मसात करेंगे। जो रास्ता वो दिखा दिए, चलो वहीं पहुँचोगे, वहीं पहुँचोगे। और उनने जो रास्ता दिखाया है वो पूर्णता का मार्ग बताया है, अधूरेपन का नहीं। वो कहते मेरे पास आना है या मुझसे मिलना है। मेरे पास आओगे तो फिर बिछड़ जाओगे और मुझसे मिल जाओगे तो सदा एक में एक हो जाओगे। तो उनका जो मार्ग था वो पास बुलाने का नहीं, निज में मिलाने का था, निज से मिलाने का था। वो मार्ग मुक्ति का मार्ग है, वो सिद्धि का मार्ग है। जिस दिन मोक्ष मार्ग को अंगीकार कर लोगे, जिसे गुरुदेव ने अंगीकार किया और पूरे जीवन हम सबको दर्शाया, उन्होंने कौन सा मार्ग बताया? मोक्ष का मार्ग बताया। बस मोक्ष का मार्ग हम अंगीकार करें, वे जहाँ होंगे हम भी वहीं होंगे और ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ वो और हम अनंत काल के लिए स्थायी हो जाएंगे। वही है, हम उनसे मिलेंगे नहीं, उनमें मिलेंगे। एक माही नेक राजा नेक माही अनेक नो, यही हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। बाकी तो सब माया मोह का विस्तार समझना चाहिए।
महाराज जी हमारे परिवार पर तो गुरुजी का बहुत उपकार रहा। कितनी बार आहार दिए हम लोगों ने, कोई बहुत गिनती सुंदर, नहीं है, बहुत कोई गिनती नहीं है। और हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, बारंबार नमोस्तु। मेरे मन में गुरुदेव एक सवाल है, इस भौतिकता की चकाचौंध में अपना आत्म कल्याण कैसे करें? बहुत कठिन काम है गुरुदेव, बहुत कठिन काम है। सोचोगे तब तक कठिन है, शुरू कर दोगे तो कोई कठिन नहीं, इसलिए आप सोचो मत, शुरू करो। ठीक है, नमोस्तु गुरुदेव, पीछे देखो। नमोस्तु। हाँ, जब तक छुले। हाँ, डॉक्टर पी के जैन साहब बदौरा प्रभासगिरी से अपने बीच में आनंद प्रकाश जी जैन प्रयागराज प्रभासगिरी इलाहाबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। प्रभासगिरी तीर्थ क्षेत्र कमेटी आपका महाराज जी वहाँ बड़ी बेसब्री से आराम आपका इंतजार कर रहे हैं महाराज जी। हम लोग सभी आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं महाराज जी। और आपके निर्देशन में जो हमने वहाँ मुख्य दरवाज़ा बनवाया है उसका भी उद्घाटन करवाना है महाराज जी। और वहाँ पर कल्पद्रुम विधान का भी हम लोगों ने एक विधान रखा है, वह भी आपके निर्देशन में करवाना है महाराज जी। उसका क्या महत्व है इसको भी महाराज जी हम लोग समझना चाहते हैं। ओ, बहुत अच्छा, आप लोग जो काम कर रहे हैं करते रहिए। मेरा पूरी कमेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और मैं पूरी सभा से कहूँगा एक बार डॉक्टर साहब और आनंद प्रकाश जी का जोरदार अभिनंदन कर दें। इन लोगों ने मेहनत करके प्रभासगिरी क्षेत्र को बहुत भव्य और सुंदर बना दिया है। और जब कभी उधर आप तीर्थ बंदना की कार्यक्रम में जाएं तो पद्म प्रभु भगवान की कल्याणक, पद्म प्रभु भगवान की है ना, हाँ, पद्म प्रभु भगवान की कल्याणक भूमि प्रभासगिरी, जहाँ प्रभास जो गणधर थे भगवान महावीर के, उनको निर्वाण भी हुआ, उस गिरी के दर्शन जरूर करें। यमुना का तीर है, अद्भुत, बहुत ही रमणीय तीर्थ क्षेत्र है, प्रयागराज से 65 किलोमीटर। तो ये आप लोग जाए और आप जो कार्य कर रहे हैं उसे करते रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद। कल्पद्रुम विधान नाम से ही बता रहा है कि उसका अर्थ क्या है, उसे अच्छे से संपन्न करें। चलिए। संघ के गुलदस्ते के पुष्प स्वरूप सागर जी महाराज अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। हृदय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा श्री आचार्य श्री का एक वाक्य कहीं पढ़ा था कि असावधानी कर्मोदय से बड़ी होती है। और देखने में भी आता है कि उदाहरण के तौर पे कोई गाड़ी असावधानी से चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो मेरा श्री के असावधानी कर्मों की उदीर्णा में कारण बन सकती है या सावधानी कर्मोदय को टाल सकती है? एक बार मुझसे पूछा कि महाराज जी अंतराय कैसे आता है, कर्मोदय से आता है? हमने कहा कुछ कर्मोदय से आता है और कुछ ज़्यादा असावधानीकृत होता है, कर्मोदय कृत काम। समझ गए? तो हम असावधानी से बचे। गुरुदेव ने बिल्कुल सही कहा है, अगर किसी कार्य में आप प्रमादी बन जाओगे तो जो कर्म उदय में नहीं आना वह भी उदीरित हो जाएगा, वह भी उदय में आ जाएगा। इसलिए अपनी जागरूकता सभी को बना के रखना चाहिए और सावधानी अपनानी चाहिए। इस सावधानी के अभाव में हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं हो सकता। गौर झामर वालों का सौभाग्योदय हुआ है। ये लोग अधीर हो रहे थे। हमारे बिहार का क्रम तो चल रहा था, हमने भी मन बनाया था कि ठीक है गौर झामर को लाभ देना है, पर गाड़ी जब केसरी से सहजपुर की ओर मुड़ गई तो इन लोगों की नब्ज थोड़ी ऊपर नीचे होने लगी। पर सहजपुर हम अनायास नहीं गए थे। हमारी सहजपुर की यात्रा तेंदुखेड़ा के निमित्त से हुई थी, पर बेचारों का अंतराय, तेंदुखेड़ा 1992 के बाद हम कभी गए नहीं। तो उनका बहुत आग्रह, और कुछ परिवार ऐसे जो बराबर आते, तो मैंने मन बनाया चलो थोड़ा घूम ले, तेंदुखेड़ा जाएंगे तो महाराजपुर भी निपट जाएगा। लेकिन रास्ता ऐसा खराब निकल गया कि उन लोगों का अंतराय आ गया। पर हमने गौर झामर को रिजर्व रखा था, अब समय आ गया है। समय से पूर्व हम लोग बोलते नहीं, लेकिन निश्चित गौर झामर आने के पीछे जो वजह है वह केवल आप लोगों की उत्साहपूर्ण भक्ति जो निरंतर लगा। रास्ता तो हमारा दूसरा भी था, लेकिन मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, और जहाँ उत्साह होता है राह ऐसे ही निकल जाती है। अब आपकी लॉटरी
खुलने वाली है। हाँ, हाँ, रजनी जी एंड देवरी मुनि श्री जी के चरणों में सादर नमोस्तु इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, हमारी मतलब एक जिज्ञासा है कि अभी व्यवहारी में भूगर्भ से प्रतिमाएं निकली, तो ये भूगर्भ से प्रतिमाएं क्यों निकलती हैं, इसमें मतलब हम आपका दृष्टिकोण जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो भाई, व्यवहारी जो है वो कोई सामान्य स्थल नहीं। व्यवहारी हमारी जैन संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा। वहाँ पर कलचुरी कालीन जिन प्रतिमाएं हैं, सतना में जो शांतिनाथ भगवान विराजमान है वो वहीं से आए। वहाँ एक जज साहब थे, उनको सपना आता था और कुछ लोगों को सपना आता था। पिछले 5-7 सालों में वहाँ अनेक जिन प्रतिमाएं निकली। गुरुदेव का उनके लिए बहुत आशीर्वाद रहा और वहाँ शांत्योदय नाम दिया गुरुदेव ने। उस नाम से वहाँ एक क्षेत्र विकसित हो रहा है। वहाँ का कण कण ऊर्जामय है। वहाँ कई टीले हैं जिसमें आज भी अनगिनत जिन प्रतिमाओं के होने की संभावना है। ये अद्भुत है और ये भूगर्भ से निकली है। निश्चित कभी वहाँ बड़ा वैभव रहा होगा, प्रकृति के प्रकोप वह सब ध्वस्त हो गया, लेकिन आज जो जिन बिंब निकले हैं वो ऐसे आनंद देते हैं। मैंने तो केवल उनकी तस्वीरें देखी है, लेकिन मन को झंकृत करती। अभी अपने संघ के मुनिश्री प्रसाद सागर जी वहाँ हैं, उनके सानिध्य में वहाँ एक बड़ा आयोजन भी वहाँ होने वाला है। शायद विधान हो रहा है, क्या हो रहा है, एक आयोजन भी होने जा रहा है। लोगों को जरूर व्यवहारी के कार्यक्रम को अपनी तीर्थ वंदना के कार्यक्रम में जोड़ना चाहिए। और ये आयोजन जो वहाँ संपन्न हो रहा है, वहाँ विमानोत्सव है, निश्चित ही हमारे गौरव को बढ़ाने वाला है और सभी को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। नमस्ते। बोलिए अहिंसा। अरे महाराज श्री